अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आप पढ़ रहे हैं फयाज़ खान नावल और इस वक्त आप मौजूद हैं नावल्स फैंटेसी वर्ल्ड पर। आज तो फ़कत माशूक़ मन हस्ती की एपिसोड नंबर 34 है। उम्मीद है कि आप हर एपिक को एंजॉय करते होंगे और ये नावल आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। और जो चैनल पर न्यू हैं तो उनका मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली एपिसोड आपको मिल सके। और एक और बात कि आप लोग ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। और जो मुझे मेरे फर्स्ट नावल से सपोर्ट कर रहे हैं कंटिन्यूसली, उनका बहुत बहुत थैंक्स। मैं एक राइटर तब ही मुकम्मल होता है जब रीडर्स उसको अप्रिशिएट करें। उम्मीद है कि आपको ये वाली एपिसोड अच्छी लगेगी, तो चलें आप एपिसोड एंजॉय करें। हाँ, वो फिर परेशान हो जाती और फिर तो मोहतरमा रूठ के किसी गार में बैठी होती। आंखें सुजाकर मुझसे ये अजियत और तकलीफ दे मंजर नहीं देखा जाता। रमीज़ ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। कि एक बज रहे थे, खारान की पहाड़ियों में ठंडी हवाएं चल रही थी। आसमान पर बादल थे और फिजा में हल्की हल्की कहर। इत्तेसाम चुपचाप निकला। सफ़ेद शलवार कमीज पहने, चादर कंधे पर डाले वो दबे पाँव कदम रख रहा था जैसे कोई बहुत खुफिया मिशन पर हो। अगर साहिबा को पता भी ना चले तो मैं फजर तक वापस आ जाऊंगा, उसने रमीज़ को कहा। और अगर वापसी पर आपकी बारबी रूट कर कराची पहुंच गई तो कभी सीधी बकवास ना करना। जैसे ही पहाड़ी मोड़ पर पहुंचा जहां से नीचे का रास्ता खुलता था, अचानक सामने मोबाइल की रोशनी झलमला उठी। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो शोहर होने के लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। इंतज़ाम चौंक कर रुक गया। सामने साहिबा चादर लपेटे पत्थर पर टांग रखे बैठी थी। आपने सोचा बीवी सो रही होगी और आप आराम से पहाड़ों में निकल जाएंगे। हम खारान की पहाड़ियों में रहते हैं, यहाँ बंदूकें औरों पर चलती होंगी, आप पर सिर्फ आपकी बारबी का राज चलेगा। सामने माथे पर हाथ मारा। मेरे चंद मखना में बस एक दोस्त से मिलने जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे सब पता है कहाँ जा रहे थे। उसने एक बोर्ड रखा हुआ था जिस पर बारबी का नाका लिखा गया था। तो शाम तो अपनी शेरनी के बदलते अंदाज देखकर हैरान रह जाता था। तुम जाओ, मैं मामला संभाल कर आता हूँ। जो सामने मंधम सुरगोशी की नाका बड़ा सख्त लगता है। साथ हथियार भी लेकर बैठी हैं। मैंने पहले कहा था बच कर रहें, अब कब पकड़े गए ना। रमीज़ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये क्या खुफिया बातें हो रही हैं, एक इंच नहीं हिलने दूंगी। तुम जाओ, मैं आता हूँ। सामने रमीज़ को कहा। रमीज़ जैसे ही आगे बढ़ा उसकी करेजीदार आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ वरना एक गोली की मार हो। चलो पीछे चलो, कभी कोई आप दोनों को सुधार। आवाज़ मिली जो नहीं, बिगड़ के रह गए हैं। रमीज़ ने फ़ौरन सरेंडर करने वाले अंदाज में हाथ ऊपर किए। बहना, मेरा कोई कसूर नहीं है, सब सर का किया धरा है। बारबी
रख दो ये, और आइंदा मैं ये ना देखूं तुम कोई ऐसा ख़तरनाक हथियार उठाया। और मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ लेकर कौन आया है। वो सख्त लहजे में बोला। वो लाड़ लाड़ में खुद को ही कोई नुकसान न पहुंचा दे। साहिबा तो उसका सख्त लहजा देखकर एकदम घबरा गई। और रमेश जाकर बहन को छोड़ कर आओ, मैं आ रहा हूँ अंदर। अभी भी ये सख्त लहजा सख्त था। उसकी मोटी आंखों में तो आंसू भरने लगे। उसने गुस्से से उसकी कान जोर से फेंकी और जल्दी से उठी और जाने लगी। रमेश फौरन पीछे गया। खबरदार, खबरदार, जो मेरे पीछे कोई आया जान ले लूँगी सबकी। वो एकदम गरजे और जैसे ही सुबह की पहली किरण निकलेगी, मुझे कराची जाना है। लावारिस नहीं हूँ मैं, जिसका दिल किया डांट दिया, जिसका दिल किया मार लिया। आँखों को बेदर्दी से रगड़ कर साफ किया गया तो सामने तो तड़प उठा। जाने सर वो फौरन उसकी तरफ बढ़ा और उसको अपने सीने से लगाया। रमेश वहाँ से हट गया। सब मुझे डांटते हैं, मैं किसी को प्यारी नहीं लगती। कुर्बान जाए सर, मैंने कब डांटा है? मैंने तो कभी भी उंगली का इशारा तक नहीं किया। मेरा इतना हक भी नहीं है कि मैं आपसे पूछ सकूं कि आप कहाँ जा रहे हैं। साहिबा ने रोते हुए कहा। बिल्कुल है, तुम्हारा पूरा हक रखती हो, लेकिन मेरी जान, मैं ये खतरनाक हथियार उठाया करो। कभी खुद को नुकसान ना पहुंचा दो। मैं इस बात से डरता हूँ। ठीक है, अगली बार छुरा उठा कर बैठूंगी। उसने बहती नाक को शाम की शर्ट से साफ किया। ये उसका क्यूट सा बदला था, हमेशा की तरह। आपकी वजह से बह रही है तो आपकी शर्ट से साफ करूंगी। मेरा बागड़ बिला मुझे मार भी ले, कोई बात नहीं, लेकिन रोना तो बंद करें और नाराजगी भी खत्म करें। मेरा दिल तड़प रहा है। नाराजगी तो खत्म नहीं होगी, उससे अलग होते हुए बोली। खबरदार, जो मेरे गार में घुसे। गुस्से से फिर से जाने लगे। हाय मेरा गुड्डा, रुको तो सही। इस तरह रूठ कर तो ना जाओ। आओ, मनाओ अपनी जान को। मेहरबानी, सब जानते हो ये मनाने का क्या चक्कर है। चलें जाएं जहाँ जा रहे थे, बस मुझसे बात नहीं करनी। हाय मेरी खारानी शहजादी, गुस्से में तो और प्यारी लग रही है। वो उसके रुखसारों को हल्का सा छूता हुआ बोला। लड़ाई में वो गार में इंटर हो गए थे। जैसे ही दरवाज़ा ओपन हुआ, साहबा ने जल्दी से अंदर घुसी और फौरन डोर बंद कर दी और लॉक हो जाते हुए चेंज करके गई थी। जाएं जहाँ दिल करे, ये मेरा घर है, यहाँ मेरा राज चलेगा। आपकी रेशमा है ना, उसके पास चले जाएं। शाम तो हक्का बक्का रह गया। ये क्या था? वो कितनी तेज़ हो गई थी। उसको पहले नंबर पर सब हथियार वहाँ से गायब करने। अभी तो वो उसको खुफिया रास्तों को बताने वाला था, अब तो बिल्कुल इरादा कैंसिल कर दे। कल को वो इन सुरंगों के जरिए गायब हो। उफ, जंगली बिल्ली, तुमसे वापसी पर हिसाब लेता हूँ। तुम्हारे बगैरत भाई को कहा भी है जल्दी मेरा काम करें। वो पहले मछली गुल को तो फंसा ले साला कमीना। कुछ नया प्लान करता हूँ, कुछ मीठा कुछ अनोखा सा। तुम बिगड़ती जा रही हो, सुधारना पड़ेगा अपने प्यार से। उफ, गंदा बिल्ला, अब तो इल्ज़ाम भी लगाने लगा है कि उसे मारा जाता है। इतना कोई बिगड़ा हुआ बिल्ला है? खुद को देखा है, बड़ी मूंछों वाले जंगली बिल्ली लगते हैं। उसने फौरन डोर फिर से ओपन किया। इब्तिसाम का कहका गूंजा। वो जानता था वो सुन रही होगी। वो अपनी बारबी को मना कर जाना चाहता था। इब्तिसाम ने फौरन उसको शिकंजे में लिया। है मेरा
जंगली बिल्ला म्याऊं म्याऊं करता है। मेरी रानी अपने सर से क्यों नाराज रहती हो? सर को एक आधा घंटा दो, सब नाराजगी खत्म। हुजूर मानी बात करता हुआ बड़ा इंसान मर जाए लेकिन कभी भी सर से शादी ना करे। हाँ बारहवीं वो क्यों? ये बहुत बेइज्जती होते हैं, दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। छोड़े मुझे। वो खुद को छुपाते हुए बोली, हाय मेरे दिल की रानी क्यों खूंखार शेरनी बन जाती हो? तो सामने उसको फौरन उठाया और रूम में ले गए और बेड पर लिटाया। चलो सो जाओ, जानता हूँ मेरी धड़कनों का रक़्स सुनने के बाद ही मेरे टेडी बेयर को नींद आती है। इंसान ने उसको हर नक्श को नरमी से छुआ। वो जानता था उसके काम में टाइम की पाबंदी ज़रूरी थी, लेकिन पहले उसकी बात भी अहम थी। लड़ते जिगरते वो दोबारा नींद की वादियों में चली गई। इस बार उसने खूब बंदोबस्त करके जाना था। अब उसकी बात भी खतरनाक हो गई थी। उसके सोने के बाद वो जल्दी से उठा। उसको जल्दी यहाँ से निकलना था। रात का वक्त, एक वीरान सन्नाटे में लेटा हुआ गोदाम, जिसके बाहर कई पुराने और बोसीदा ट्रक खड़े थे। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और बिजली की कड़क गूंज रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और हवा में बारूद की महक रची हुई है। शाम आहिस्ता आहिस्ता ट्रकों की कतार के दरमियान से गुजर रहा है। उसकी आंखों में गुस्सा, दुख और हिसाब चुकता करने की आग जल रही है। इसके हाथ में एक खामोश स्याह पिस्तौल है, जिसे वक्त के साथ साथ उसकी रूह का हिस्सा बन चुकी हो। यही ट्रक है। एक जगह जहाँ मेरे माल को रखा गया, वो कहर बरसाती आवाज़ में बोला। उसके तमाम बंदे चुकन्ना थे। वो सरेआम दुश्मन को ललकारने आए थे। तो सामने एक ट्रक का दरवाज़ा खुला। अंदर पुराने डब्बे पुर्जे सामान। वो जानता था कि सामान के अंदर उसका माल था। हीरे मेरी किस्मत। इब्तिसाम के लब हौले से हिले, लेकिन वो जानता था ये सिर्फ माल नहीं, ये फ़रेब, धोखे और खून से रंगी हुई कीमत है। दरख्तों की ओर से गोलियां चलने लगी। एक गोली उसके बाजू को छू कर गुजरी। वो पीछे लड़खड़ाया, मगर गिरने के बजाय झपटा। सर संभालें खुद को, सब अलर्ट रहो। रमीज चीखा, ये छोटी सी गोली इब्तिसाम मलिक का। कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब तुम्हारी बारी है। उसकी आवाज़ में मौत बोल रही थी। ज़मीन पर लेटकर महारत से एक के बाद एक दुश्मन का निशाना बना रहा था। गोदाम की दीवारें खून से सुर्ख होने लगी। हर गोली इंतकाम का इजहार बन रही थी। तुमने समझा था मैं नहीं लौटूंगा, अब मैं तुम्हारे ख्वाबों में आऊंगा, खून की शक्ल में।
हक में तुम लोगों के हल्क से निकालना जानता हूँ। खून से लथपथ ज़मीन, ट्रकों पर बहता सुर्ख सियाल और बिसाम का चेहरा जैसे कोई साया जो मौत की चादर ओढ़ कर लौटा था। जब मैंने तुम सब के रास्तों पर कोई छाड़ नहीं की तो मेरे इलाके में बदमाशी नहीं चलेगी। जहाँ आरजी जाता है वो जगह खून से रंग जाती है। क्योंकि मैं थोड़ा सुर्ख रंग का शदाई हूँ। वो कहर बन कर बरस रहा था। सर बस कर दे, ट्रक रवाना हो गए हैं। आपका खून बह रहा है, चले। लेकिन रवीस जानता था अब वो जुनूनी शख्स नहीं हटेगा। लेकिन एक तरीका था। सर वो आपकी बार भी उठ चुकी हैं, परेशान हो रही हैं। जरगुल बीबी की कॉल आई है। वो फ़ौरन पलटा, अपनी जान के सदके बाकियों को बख्श के जा रहा हूँ। मुझे जानवर बनने पर मजबूर ना किया करो। वो ज़ोर से दहाड़ा। वो जिस तरह आया था वैसे ही चला गया, लेकिन पीछे सिर्फ सुर्ख रंग रह गया। वो फ्रेश सा रूम में दाखिल हुआ। साबा बेड से टेक लगा कर बैठी थी। बाजू में दर्द की टीस थी, लेकिन परवाह किसे थी। उसकी बार भी सामने थी तो हर दर्द जैसे महसूस ही ना हो रहा हो। मेरा गुड्डा जाग रहा है। वो बेड पर बैठता हुआ बोला, जिस पर तकियों की एक लाइन बनाई गई थी। साहिबा ने बड़ी संजीदगी से तकिए एक दूसरे के साथ जोड़कर बेड पर एक बार बाउंड्री बना दी थी, बिल्कुल दरमियान में, जैसे बरसगीर की तकसीम हो रही हो। ये लाइन क्रॉस मत कीजिएगा मिस्टर सर, वो नाक चढ़ाते हुए बोली, आंखों में नाराजगी की परछाइयां और होंठों पर दबी दबी जिद। बेड के किनारे बैठा ये मंजर यूं देख रहा था जैसे कोई बच्चा खेलता मैदान से जाए हो। फिर उसका एक जोरदार कहकर कमरे में गूंजा, ये क्या है? तकिया, लाइन ऑफ कंट्रोल। मुस्कुराते हुए बोला, क्या वीज़ा लेकर आऊं या पासपोर्ट काफ़ी होगा? साहिबा ने मुंह मोड़ लिया, मगर मुस्कुराहट को रोक न सकी। मजाक मत उड़ाएं, आप जानते हैं मैं वाकई नाराज हूँ। सामने एक तकिया उठाकर हाथ में लिए उसे हथियार की तरह घुमाया और कहा, चलो फिर मुज़ाकरात करते हैं, या ये तकिया जंग शुरू की जाए। पलकों के पीछे उसे देखा, फिर मुंह छुपा कर हंसी, मगर फौरन संजीदा हो गई। मैं सच में नाराज हूँ सर। फिर सामने तकियों की लाइन को आहिस्ता से हाथ से हटा दिया और नरमी से बोला, बस तुम नाराज ना हो, बाकी सारी सरहदें मैं मिटा दूंगा। दूर रहें, पहले जाए नमाज पढ़ें। मेरे धोखेबाज सर रात को फिर भाग गए थे। वो अब थोड़ी नीम रजामंद थी। बाद में पढ़ लूंगा, वो लेटते हुए बोला। उठे, साहिबा ने उसको
बाजू से पकड़ा, दर्द की एक जालिम टेस उठी, खून दोबारा रसना शुरू हो गए और साहिबा की तो आंखें एकदम ठहर गई। सर क्या हुआ है? वो चेहरा मिनटों में जर्द हो गया। वो जल्दी से उसका जख्म देखने लगी के हाथ लरस रहे थे। ये किसने किया? उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। हाथ लरस रहे थे और आंखें किसी तूफान का पेश खैमा लग रही थी। बस मेरा शोना बच्चा ऐसे ही लग गया। वो दोबारा आस्तीन नीचे करने लगा। उसके हाथ फ़ौरन रोके। यार क्यों रो रही हो? ज़िंदा हूँ, छोटा सा ज़ख्म है, क्या गोली लगना आम बात है? हाँ बिल्कुल, आपका तो मिनटों का काम है। वो रोते हुए बोली, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं तो मर जाती। हर वक्त दो नंबरी हीरो बनने का शौक है। वो वहाँ अपने लब रखते हुए बोली, बैठे इधर, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। वो जल्दी से बोली। जैसे ही वो सूप लेकर आई वो कराह रहा था। सर क्या हुआ? वो दौड़ते हुए आई। बारबी जल्दी आओ मेरे पास, मुझे कुछ हो रहा है। वो जल्दी से उसके करीब बैठी। सर क्या हुआ है? बारबी और पास हो जल्दी, वो जानबूझकर बोला। वो और करीब हुई। जब उसके सामने उसको अपने शिकंजे में लिया। थोड़ा सा तुम्हें टेस्ट कर लूँ, फिर पूरा फौरन ठीक हो जाऊंगा। सर अब भी आपको रोमांस की पड़ी है? वो शर्म से बोली। हाँ, तो जब 11 बच्चों के साथ जाऊंगा, किसी के बाप की जुर्रत है कोई कुछ कहे? अब जब तुम 100 मील की दूरी पर रहोगी तो कहाँ से टीम आएगी? हर एक बात में बस आपको 11 बच्चे याद आ जाते हैं। और अगर बेटियां हुई तो उससे सवाल पूछते हुए बोली, लो बारबी ये तो 11 बेटे हो गए, बाकी बेटियां अगर अल्लाह 22 भी दे तो कम है। कहाँ जाएगा मेरा इतना बड़ा इलाका अपने बच्चों में? बांटूंगा। साहिबा साहिबा का तो मुंह खुल गया। वो तो पागल होने को थी। तो साम उसके एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराहट रो गया, वरना उसकी जंगली बिल्ली झपट पड़ती। कभी कभी लगता है वक्त बस यहीं रुक जाए। इत्तसाम की आवाज़ धीमी। और गहरी थी। साहिबा ने पलटकर उसकी तरफ देखा। और अगर वक्त रुक जाए तो क्या करेंगे? आवाज़ में अब भी हैरत थी। पर साम थोड़ा सा झुका, उसके चेहरे के करीब आया और सरगोशी में बोला, तुम्हें बस यूं देखता रहूंगा, कुछ कहे बगैर, कुछ छुए बगैर। और फिर शायद खामोश हुआ। नजरें लबों से आंखों तक आई। साहिबा ने धीरे से कहा, फिर शायद उसके रुखसार को नरमी से छुआ। फिर शायद तुम्हें चूम लूं, इतना कि वक्त भी शर्मा जाए। साहिबा ने आंखें बंद कर ली, जैसे ये हर लफ्ज ने उसे छू लिया।
آہستہ سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور لبوں پر وہ لمس رکھا جو وعدہ تھا، نہ صرف محبت کا بلکہ ہمیشہ کا۔ دھڑکنیں تیز ہوئی، سانسیں ایک دوسرے سے الجھنے لگی۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کر صاحبہ نے بس ایک لفظ کہا، سر مہربانی کریں، میں ایک انسان ہوں۔ انتظام کا کہتا گونجا، آج تمہیں بہت کچھ دکھانا ہے۔ آج صبح صبح پہاڑوں پر نکل جائیں گے، مہربانی آپ کی ریسٹ کریں اور پہلے سوپ پئیں، ایک شرط پر یہ پیوں گا، بیماروں والا سوپ، اگر ان سے پلایا جائے۔ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے بڑا، صاحبہ کے ہاتھ لرزے۔ سر پلیز پی لیں، پلا دو ایک جام اپنے لبوں سے۔ وہ پھر سے پٹری سے اتر گئے۔ میں چلی جاؤں گی کراچی، وہ وہاں سے لہجے میں بولی، میں بھی جوگی بن کر جاؤں گی۔ دھرنا دے کر بیٹھ جاؤں گا سسر کے گھر کے آگے، میری بیوی واپس کرو۔ آہ آہ درد ہو رہا ہے، وہ چیختا ہوا بولا۔ سر کیا ہوا ہے؟ وہ گھبرا گئی۔ سوپ پلا دو، ان سے ٹھیک ہو جاؤں گا، ورنہ ایک چمچ نہیں لوں گا۔ کچھ لبوں سے لب ملاؤ، کچھ جام ہمیں بھی پلاؤ۔ دن بدن آپ کے دماغ پر اثر ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بھی ضدی بن کر بیٹھا تھا، خوب اس کو تنگ کر رہا تھا۔ یہ تو اس کا روز کا معمول تھا، لیکن اس کی چوزی بس پھنس چکی تھی۔ بہت مزہ آ گیا، سوپ میٹھا بھی ہوتا ہے، آج پتہ چلا۔ صاحبہ تو شرم سے اب چھپنے کے چکروں میں تھی۔ اس کے دیدی سر نے خوب اپنی منمانی کی تھی۔ جانے من جانے جگر میرا گلابی گڈا، اس کو اپنی باہوں میں چھپاتا ہوا بولا، اگر 3 ٹائم سوپ مل جائے تو ایک ہی دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ہائے میرا گڈا، شرم سے اب بھیگی بلی بن کر پڑا ہے۔ بس سر کے تھوڑے سے رومانس سے جان جانے لگتی ہے۔ اس وجہ سے تو کہتا ہوں خوراک اچھی رکھو، خوب مجھے جھیل سکو۔ اب کچھ دیر سر کی باہوں میں رہو، پھر باہر جاتے ہیں، کچھ دکھانا ہے۔ تمہیں وہ اسے اپنی باہوں میں چھپا گیا۔ صاحبہ نے ایک لمحے کے لیے بھی منہ اس کے سینے سے باہر نہ نکالا۔ سر ایک بات سنیں جلدی۔ وہ صاحبہ کے ساتھ نیچے اتر رہا تھا جب رمیز آیا۔ جان اب چلو اس طرف، میں آ رہا ہوں۔ وہ اس کو ایک سمت اشارہ کرتا ہوا بولا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تب کیوں موت آتی ہے جب میں باربی کے ساتھ ہوتا ہوں؟ سر آدھی چاکلیٹس غائب ہیں، کہیں آپ نے تو نہیں؟ میری بابی میٹھا کم کھاتی ہے۔ چاکلیٹس اتنی پسند تو نہیں ہے، لگتا نہیں ہے، تم خیال کرنا تمہاری مچھلی گل نے نہ لے اڑی ہو، چاکلیٹس کے ساتھ میرے ہیرے بھی کھا جائے۔ وارن کرتا ہوا بولا، آپ تو اس معصوم کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ جی بالکل، ناکہ لگوانے میں مدد دینے والی بھی تمہاری پاگل لڑکی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ تم تحقیق کرو، میں ذرا پہاڑوں کی سیر کر ہوں۔ وہ جاتا ہوا بولا، لو جی، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ باربی نے نکارہ کر دیا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا بولا، امید ہے کہ آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی، اتنی بڑی نہیں لکھ سکی، یہ بھی بہت مشکل سے لکھی ہے۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے اور لکھنا بالکل مشکل ہو جاتا ہے، لکھا بھی نہیں جاتا۔ تو امید ہے کہ نیکسٹ اگر طبیعت ٹھیک ہو تو ایپی لانگ آئے گی، لیکن آپ
نے لازمی لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، اور جو اس چینل پہ نیو ہے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر ایپی آپ تک آ سکے، اور آپ نے لازمی کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی ہے۔ ایک اتنی مشکل سے میں ایپی لکھتی ہوں، کم از کم آپ سب لوگ اتنا تو کر ہی لیا کریں کہ کمنٹ اور لائک کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔